जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं। पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जा रहा है पूरे जोश के साथ। और इंडिया में भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह पे कार्यक्रम कर रही हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि आज हम आपको अपनी जो कम्युनिटी के हमारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो हमें लीड करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उनसे मिलाएंगे, उनके अनुभव भी जानेंगे कि वो इस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे को किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये हमारे लिए एक उसी तरह का पर्व है जैसे ईद, दिवाली, जब तमाम त्योहार होते हैं, क्रिसमस। तो इस सर जो हमारे साथ है बहुत खास पर्सनैलिटी हैं और इनका इंट्रोडक्शन तो क्या देनी है, ये सबको पता है। आपको ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं फॉर्मर सीसीपीडी मिस्टर प्रसन्न कुमार पिंचा जी, जो कि चेयरपर्सन रह चुके हैं नेशनल ट्रस्ट के भी। और एक बड़ा योगदान इनका रहा है सिर्फ विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए नहीं, अपितु पूरी डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए इनकी अहम गाइडलाइंस आई हैं, अहम इनका योगदान रहा है पॉलिसी मेकिंग में, जहाँ उच्च स्तर के जो काम होते हैं उनमें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत मुबारकबाद पर्सन विद डिसेबिलिटी डे की। शुक्रिया दानिश। और मैं तुम्हें और तुम्हारे जरिए रेडियो उड़ान के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस पवित्र दिवस पर मुझे अपने विचार साझा करने का तुम लोगों ने मुझे अवसर दिया। सर कैसे देखते हैं आप वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को? देखो, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को इसको आजकल थोड़ा सा एक तकनीकी बात बता दूं कि इसका आजकल नाम थोड़ा सा बदल के इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कर दिया गया है। ठीक है जी। खैर वैसे बात एक ही है जी। अब जो तुम्हारा सवाल है कि मैं इस दिन को किस प्रकार से देखता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं? हम लोग हैं जो स्वयं विकलांग हैं जी। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के लिए आज का दिन पहले तो है कि एक आत्मनिरीक्षण का और आत्मविश्लेषण का होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन का होना चाहिए। ठीक है। और सरकार के लिए ये एक ऐसा दिवस हो जिसमें सरकार ये आकलन करे कि सरकार ने कहां तक जो विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का संधि पत्र है उसको कहां तक लागू किया है, विकलांगों के मानवाधिकार और उनकी मौलिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं, इसका एक आकलन, एक लेखा जोखा सरकार करे। और जो लार्जर सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उसके लिए भी ये लाजमी है कि वो देखे कि उसमें लार्जर सोसाइटी में विकलांगों के प्रति कितनी संवेदना आई है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। और तुम चाहोगे कि मैं अंग्रेजी में भी इन्हीं भावों को व्यक्त करूं या हिंदी में ही चलेगा? बायोलैंग्वेज रहे तो ज्यादा बढ़िया है, एक ही बार में। चलो हाँ, तो मैं थोड़ा बता देता हूं अंग्रेजी में भी, ठीक है ना? सो द क्वेश्चन विच दानिश जस्ट पोज्ड इज दैट हाउ एग्जैक्टली आई सी द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड माय आंसर टू दिस specific question goes like this. I believe that the primary stakeholders, that is the persons with disabilities, should see this day as a day of introspection and as a day of self-analysis, to see as to how far we have been able to achieve our human rights and fundamental freedoms. For the government, it is incumbent for the government to sit up and take stock of what they have done so far in the context of ensuring fundamental human rights and fundamental freedoms to persons with disabilities, and also in the area of ensuring the expeditious, full and effective implementation of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities, to which India is a party. And for the larger civil society, I think it is an occasion to see whether the sensitivity towards persons with disabilities has enhanced, has intensified, and what the society can do
to ensure that persons with disabilities are able to achieve their human rights and fundamental freedoms. So it is for the society to express solidarity with us as persons with disabilities. सर, डिसेबिलिटी डे पे एक थीम आता है, उस थीम के बारे में बताएं और उस थीम को क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है? हाँ, ये बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है दानिश। हर दिवस, इस प्रकार के हर दिवस का एक विषय होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि उस दिन उस विषय पे ज्यादा सोच विचार किया जाता है। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, इसका विषय है 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना हमें अपने भविष्य के लिए और जो कि हम अपने भविष्य के लिए चाहते हैं। अब वो जो 17 विकास लक्ष्य हैं, मैं तुमको यहां बताता चलूं और श्रोताओं को भी बताता चलूं कि 2015 से 2030 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ टिकाऊ विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जैसे पहले भी थे, 2000 से 2015 तक थे, उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते थे, MDGs। और अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, ये जो 2015 से 2030 तक, तो ये सबके लिए है, ये केवल विकलांगों के लिए नहीं है। ये सारे, जैसे दुनिया में गरीबी को हम इन आने वाले 15 वर्षों में इतना गरीबी को दूर करेंगे, स्वास्थ्य की दिशा में ये काम करेंगे, जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको हटाएंगे, उसको दूर करेंगे, इस तरह के कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं। तो पहले जो MDGs हुआ करते थे, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 2000 से 2015 तक, उसमें विकलांग एक्सप्लिसिट मेंशन कहीं नहीं था, मन बोल करके कहीं विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं लिखा गया था। लेकिन इस बार चूंकि UN कन्वेंशन भी आ गया और विकलांग लोगों में भी ज्यादा जागरूकता आई है, तो इसलिए क्या हुआ है कि इस बार जो टिकाऊ विकास लक्ष्य आए हैं 2015 से 2030 तक के लिए, उसमें कई जगह विकलांग व्यक्तियों का स्पेसिफिक एंड एक्सप्लिसिट मेंशन है। तो अब ये देखना है हमको कि ये जो लक्ष्य हैं, ये विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में, हमारे संदर्भ में हम प्राप्त करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, सरकार अपनी तरफ से क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, और समाज को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए और समाज क्या कर सकता है ना। तो ये बात है, ये एक बड़ी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड किया गया, जैसे आपने बताया, मेंशन किया गया डिसेबिलिटी कैटेगरी को, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। एंड शुड आई अगेन रिपीट दिस इन इंग्लिश आल्सो इन ब्रीफ? Yeah. Okay. Yeah. I think that would be better because we have some friends in the south and in other parts of the globe who probably are not so much conversant with Hindi. You see, the question that was posed to me was, what exactly is the theme of this year's International Day of Persons with Disabilities? And the theme of this year's International Day of Persons with Disabilities is achieving 17 goals for the future we want. So, Sustainable Development Goals, which the United Nations adopted recently, are for a period from 2015 to 2030, and they are all inclusive in the sense that they are not meant only for persons with disabilities. In fact, the predecessor of the SDGs were MDGs, the Millennium Development Goals, which were for a period from 2000 to 2015. And unfortunately, persons with disabilities did not explicitly figure anywhere in the MDGs. But then in the meantime, we had the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities getting adopted by the United Nations. And as a result, there was a lot of awakening, a lot of, groups of persons with disabilities got active and they started lobbying and all that. And as a result of those efforts, this time, persons with disabilities have been mentioned not once, not twice, not thrice, but several times in several places in the Sustainable Development Goals. Now, the challenge for us is to reflect as to how best we can contribute to ensuring that persons with disabilities are able to achieve those goals in their context.
and what the government can do for to that end, what this larger civil society can do to that end, and what we as persons with disabilities ourselves can do to achieve for achieving those goals. ये है बात। सर, आपने अपने टेन्योर में या उससे पहले भी जब आप काम करते थे एज ए डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट, तो आपने कई कंट्रीज का दौरा भी किया उस दौरान। तो आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड में जो डिसेबिलिटी डे का इम्पोर्टेंस रहती है, वहां के प्रोग्राम्स और इंडिया के प्रोग्राम्स, हाउ डू यू कंपेयर इट? दानिश, ऐसा है कि ये जो परिदृश्य है विकलांगों के अधिकारों से संबंधित या विकलांगों के लिए जो सुविधाएं है या जीवन शैली विकलांगों की कैसी है, इसका जो परिदृश्य है, जो सिनारियो है, वो सारी दुनिया में एक जैसा नहीं है। विशेष करके विकासशील देशों में तो बहुत कुछ करने को बाकी है। मैं तो ये समझता हूं कि जहां तक दृष्टिकोण का संबंध है, इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो देयर इज लॉट विच नीड्स टू बी डन। ये मेरा मानना है। अब मैं 2-3-4 बातें जो तथ्य तुम लोगों को भी जानना चाहिए, तुम लोग युवा हो तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मोटे तौर पर। एक तो ये कि सारी दुनिया की आबादी कितनी है मालूम है आपको? सारी दुनिया की आबादी है 7 अरब करोड़, 700 करोड़, ठीक है। उसमें से विकलांगों की आबादी है 100 करोड़ से ज्यादा, तो ये कोई कम संख्या नहीं है, ठीक है। अब इन 100 करोड़ में केवल विकलांग बच्चों की आबादी है 10 करोड़ से ज्यादा, और ये इन 10 करोड़ बच्चों की हालत ये है, और ये मैं मेरे आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों से कोट कर रहा हूं। इन 10 करोड़ से अधिक बच्चों की जो हालत है, उसके बाद सुनो तुम कि जो गैर विकलांग बच्चे जितनी हिंसा का शिकार होते हैं, उससे 4 गुना अधिक विकलांग बच्चे वायलेंस का, हिंसा का शिकार होते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर एक और तुमको बात बताऊं जो बड़ी ये है, थोड़ी सी चिंता पैदा करती है। उसमें है कि अभी जब से ये यूएन कन्वेंशन आया है, तो यूएन कन्वेंशन अभी 160 से ज्यादा देशों ने इसको अनुमोदन किया है, इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। अच्छा, और ये जो विकलांग व्यक्तियों की आबादी है, उसका 80% हिस्सा, एक कितना बड़ा हिस्सा होगा देखो, 80% हिस्सा इनका विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है। और 50% विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उनकी वित्तीय कठिनाइयां हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं, जिनके कारण वो नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। और तो और अब बताओ, ये जो स्थिति है, ये जो परिदृश्य है दुनिया में, ठीक है, इसको बदलना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये जो अभी जो मैंने कहा, जब तुमने मुझे इस विकलांग दिवस की थीम के बारे में पूछा, तो इसीलिए ये जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, इनकी विकलांगों के संदर्भ में भी इनकी प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। अगर विकलांग व्यक्ति छूट जाते हैं, अगर इतना बड़ा तबका जनता का, विश्व की आबादी का छूटता है, तो फिर वो गोल हम अचीव कर लिए हैं बोल के नहीं कह सकते 2030 में, जब आप बैठ के हिसाब करेंगे कि हमने कितना पाया कितना नहीं पाया, तो वो हम नहीं कर सकते। जी, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सर, लेकिन इसी पे ही मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सोसाइटी वाइब्रेंट हो रही है, डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी वाइब्रेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, तो फॉरेन में भी बहुत सारी, जो मिडल ईस्ट भी है बीच में, हम अक्सर फॉरेन को बहुत सारे लोग सिर्फ यूरोप समझ लेते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड समझ लेते हैं, तो वहां भी वाइब्रेंट तरीके से काम हो रहा है डिसेबिलिटी पे। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिसेबिलिटी के काम का जो सिनारियो है, जो परिदृश्य है, वो स्क्यूड है, मतलब सब जगह एक सा नहीं है, कहीं थोड़ा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अभी मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर बाद में, हो सकता है शायद मुझे हमारे देश के सिनारियो के बारे में भी पूछोगे। यहां भी वही है कि सभी प्रांतों में एक जैसी स्थिति नहीं है। तुमको तो पता है कि मैं जगह जगह जाता रहता हूं, जगह जगह रिव्यू करता रहता हूं, तो वो एक जैसा नहीं है, कहीं थोड़ा हुआ है, कहीं थोड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक बात तय है कि बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे।
तो सर इस अभी इंडिया पे ही आते हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम अब बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इस साल, मोटे मोटे तौर पे अगर इसी साल की हम बात करें, लास्ट 3 दिसंबर से लेके अभी 3 दिसंबर तक, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ बदला है? देखो, मैं एकदम 3 की बात तो नहीं करूंगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि तुमको पिछले 2-1 सालों की बात बताता हूं, ठीक है। अभी जो हमारी सरकार है, तुमको तो पता है कि मेरा कहीं कोई एक्टिव पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, और मेरी हमेशा ये रहती है, मैं एक ही चीज के प्रति बायस है मेरा। आई एम बायस्ड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के प्रति मेरा बायस है, वो रहेगा, ठीक है। तो मैं उसको एक बड़ी ही ऑब्जेक्टिव प्रिज्म से देखता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट थिंग्स with utmost objectivity, independence and impartiality. I don't have any active political affiliations, but I do have bias towards the larger interests of human rights and fundamental freedoms of persons with disabilities. Exactly. तो having said this, तो ये कह के मैं तुमको एक बात बताऊं, तो देखो अभी जो वर्तमान हमारी सरकार है, इसने कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं। एक तो अच्छा कदम ये है कि जो सुगम्य भारत अभियान चलाया है, एक लक्ष्य है कि सारे देश को, एक विजन बहुत अच्छा लगा मुझे, ये एक्सेसिबल इंडिया की जो बात है, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरे की कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसमें काफी बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्तियों के लिए भी काम होना है। अब वो टारगेट्स कहां तक अचीव होते हैं नहीं होते हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा कदम है। एक और बात है कि काफी सारे उपकरण जगह जगह कैंप्स के जरिए बांटे जा रहे हैं। मैं समझता हूं वो एक जरूरी चीज है, लेकिन हैविंग सेड दिस, ये सब कहने के बाद मैं एक दो बातें दानिश तुमसे साझा करना चाहता हूं। वो ये है कि हालांकि सर्विस डिलीवरी तो बहुत जरूरी है, और ये जो उपकरण अलग अलग कैंप्स में बांटते हैं, ये बांटना भी चाहिए, लेकिन इनको केवल हमारे आंकड़े बढ़े कि हमने इतने हजार कैंप किए, इतने लाख लोगों को, विकलांग लोगों को उपकरण दिए, केवल इसी बात पे हमारा जोर नहीं होना चाहिए। हमारा देखो, मैं वैसा तो नहीं हूं कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन टोटली विश अवे गवर्नमेंट की स्टेट चैरिटी को विश अवे कर दे, वो हम नहीं कर सकते, वो आइडियल सिचुएशन अभी है नहीं। तो यू कैन नॉट टोटली विश इट अवे कि जो अनुदान या दान की जो चीज है इसको एकदम से हम छोड़ दें, वो नहीं छोड़ सकते। हमारे देश की जो के कंटेक्स्ट में अभी वो स्थिति आई नहीं है, लेकिन हमारा जो अधिकारोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए, मैं समझता हूं कि उसमें बड़ा भारी सुधार होने की गुंजाइश है। क्योंकि अभी देखो कि अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दानोन्मुखी जो दृष्टिकोण है उस पे जोर ज्यादा है, अधिकारोन्मुखी दृष्टिकोण पे जोर शायद कहीं ना कहीं कम है। और यही वजह है कि फरवरी 2014 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल टेबल हुआ, आज इसको 3.5-4 साल होने को हैं, अभी तक वो संसद में पारित नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि सर्विस डिलीवरी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अधिकारों के लिए जो काम करना है, एक तो वो आपको करना बहुत जरूरी है। ये मैं सरकार के लिए बता रहा हूं। दूसरी जो बात मुझे बहुत चिंता होती है एक विकलांग नागरिक के नाते, वो ये है कि देखो, तुम संस्थाओं की हालत देखो, ठीक है। हमारे यहाँ 3 कानूनी संस्थाएं हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं संस्थाओं के लिए आपके साथ साथ ही? हाँ बिल्कुल चाहता हूं कि मेरी अभी कुछ लिसनर्स से भी बात हो रही थी, फ्रेंड से भी बात हो रही थी। अब हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से हमारा जो 3 दिसंबर आता है वो सिर्फ विशेष तौर पे आरपीडी बिल को लेकर ही निकल जाता है, ना हम कुछ और अवेयरनेस या किसी और स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है वो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम बात करें तो एक आरपीडी बिल को लेके एक मार्च होता है 3 दिसंबर को, बस वहीं पर निकल जाता है। इसको भी आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है और मुझे अच्छी है, तुम लोगों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं।
तो तुम भी अपने हिसाब से इतना अच्छा काम कर रहे हो। खैर, इसके बारे में तो बात करेंगे। अभी मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल अच्छा सवाल है। पहले मैं जो कह रहा था वो बताता हूं, फिर तुम्हारे सवाल पे भी आता हूं। जी। जो 3 कानूनी संस्थाएं हैं जो अलग अलग कानूनों के तहत क्रिएट हुई हैं, सृजित हुई हैं, जैसे एक तो चीफ कमिश्नर की जो संस्था है वो, एक नेशनल ट्रस्ट और एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तुम देखो, इन तीनों संस्थाओं को एक तरह से एडहॉक वे में चलाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। I for one feel that these 3 statutory bodies are being run in an utterly ad hoc basis, which is prejudicial to the interests of persons with disabilities, जो विकलांग व्यक्तियों के हितों के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। इससे हमें भुगतना पड़ता। अब देखो, कितने दिनों से नेशनल ट्रस्ट का कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं है, आरसीआई का भी फुल टाइम चेयरमैन नहीं है कोई। अब पिछले 2-4 दिन में कहीं कर दिया है तो मुझे पता नहीं। मैंने सुना है कि मुख्य आयुक्त महोदय ही तीनों संस्थाओं के, मतलब अपना मुख्य आयुक्त का तो काम है ही, प्लस 2 और अतिरिक्त अधिभार, वो सारे उनके पास है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन ऑफिशियल हु इज अ ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान है यार, वो 3-3, 4-4 संस्थाओं को कैसे एक साथ चला सकता है? तो इससे ऐसा लगता है, ऐसा एक संदेश मिलता है कि आप विकलांगता से संबंधित मसलों को बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और ये बहुत चिंता की बात है। और अभी सुनने में ये भी आया है कि जो नेशनल ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन की पोजीशन है, अब वो कहां तक सच है मुझे पता नहीं है, ये सुनने में आया है कि उस चेयरपर्सन की क्षमताओं को, उसके पावर्स को और उसकी पोजीशन को डाइल्यूट करने के कुछ प्रयास हो रहे हैं। और इस विषय में जहां तक मेरी जानकारी है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है अभी कुछ समय पहले, शायद 2-3 महीने पहले की गई है। तो ये सारी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सर्विस डिलीवरी बिल्कुल करें, बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अधिकारोन्मुखी। देखो, एक बात बताऊं तुमको जी, कि मुझे एक बात बताओ कि भूखे आदमी को खाना खिलाना मात्र काफी है, या वो खाना खुद कमा के खा सके वो साधन देना जरूरी है? कौन सा जरूरी है? दूसरे वाला। जी, दूसरे वाला जरूरी है ना। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गिव अस मीन्स टू अर्न ब्रेड। वी डोंट वांट ब्रेड, वी वांट द मीन्स टू अर्न ब्रेड। रोटी कमाकर, अपनी इज्जत से, अपनी डिग्निटी से रोटी कमाकर खाने के साधन चाहिए हमको, ठीक है? तो तुम हमको मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ ताकि हम खुद मछली पकड़ सके ना। तो इसलिए बात यह है कि अधिकारोन्मुखी जो दृष्टिकोण है वो इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं, बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट उसका होता है। मैं थोड़ा सा और अब जो तुम्हारा सवाल है, हाँ, अब तुम्हारा सवाल है कि आरपीडी बिल पे हमारे कुछ चीजें जारी, वो बिल्कुल अभी पिछले 1-2 विकलांग दिवस, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार को भी जितना विकलांग दिवस पे करना चाहिए उतना करती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सरकार तो तुम कहते हो अवेयरनेस के लिए करती है, क्या करती है बताओ? अवेयरनेस के लिए सरकार एक ही काम करती है, वो 3 तारीख को शाम को एक अवार्ड सेरेमनी करती है। उसके अलावा तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा मतलब एकदम एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इतना कुछ खास होता नहीं। तो मेरे ख्याल में ये बात सही है कि गवर्नमेंट से तो हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। अब तो लास्ट टाइम पे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी फेस्टिवल भी हुआ था, वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बहुत सारे संगठन है आज के, बहुत बड़े और छोटे लेवल पे, अपने अपने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चल रहे हैं, लेकिन जो एक माहौल रहता है डिसेबिलिटी डे जैसे हमें लोगों को अवेयर करना है अपने आसपास, या कई कार्यक्रम पहले होते थे, पिछले कुछ सालों से उसका सारा फोकस्ड आरपीडी पे है। एक रैली होती है फिनिश्ड। नहीं, उसमें ये है, देखो आरपीडी बिल पे फोकस होना अपने आप में अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि आरपीडी बिल पे अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे और तो क्या होगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो संधि पत्र है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसको ये लागू नहीं होगी और हमें हमारे अधिकार जिस तरह से मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो ना, इतना होने के बावजूद भी अभी तक आरपीडी बिल आ गया क्या? नहीं आया ना। तो ये आरपीडी बिल के ऊपर फोकस रहे, इसका तो मैं बिल्कुल हामी हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है सर, मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लगा रहा हूँ
मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप केवल यही करें वो नहीं। उस इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी कि अगर विकलांग दिवस का 2-3 दिन का कार्यक्रम करे, जिसमें आप विचार गोष्ठी आयोजित करिए, पैनल डिस्कशंस वगैरह, सेमिनार्स वगैरह आयोजित करिए, लोगों में और आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ जागरूकता के लिए भी तो रैली कर सकते हैं। उसके लिए आप रैली करिए। इस तरह के और 1000 तरह के फंक्शंस हो सकते हैं जो हमको करना है। हमको केवल खाना पूर्ति के लिए, केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए नहीं करके थोड़ा सा और अपने थोड़ा सा दिल से करना चाहिए। ये ऐसा मुझे लगता है विकलांग व्यक्ति के रूप में। आरपीडी बिल का अब जिक्र हुआ तो आरपीडी पे ही बात कर लेते हैं। अभी कल ही एक खबर आई थी कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया आरपीडी बिल के बातों में। अभी पूरी डिटेल किसी को भी नहीं पता है उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ हाइलाइट्स आई हैं। तो उसको लेकर पहले ही एक 10-15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी एनपीआरडी की और तमाम ऑर्गेनाइजेशन की, वो कोई भी हो सकती है ABCD। तो वो एक रैली थी जो कि एक गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जब कैबिनेट में अप्रूव हो गया है तो आपको लगता है कि अभी हमें करना चाहिए, रैली अभी करनी चाहिए? अगर हम करते हैं तो भाई, अगर उस गवर्नमेंट फिर कहती है ठीक है हम अमेंड कर देंगे या इसको डिले कर देंगे, आप इस पक्ष में हैं कि इसको और डिले होना चाहिए? देखो, वो गवर्नमेंट डिले करे ना करे, डिले तो वैसे भी हो रही है क्योंकि हमारी संसद भी अनफॉर्चुनेटली इन दिनों चल नहीं रही है ठीक से। अब सबसे पहले मैं सभी हमारे विकलांग मित्रों को इस बात की बधाई देता हूं कि पिछले 30 नवंबर को ये जो हमारे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित जो विधेयक राज्यसभा में बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा है, उस पर कैबिनेट ने कुछ प्रस्तावित सुझावों पर अपनी मोहर लगा दी है और इसलिए अब राज्यसभा में इस विधेयक का वापस आने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू टेल यू दैट ऑन द 30th of November this year, the Union Cabinet has cleared certain amendments to be proposed in the Rights of Persons with Disabilities Bill, which is currently pending with the Rajya Sabha and which has been pending for far too long now. ये बहुत अच्छी बात है ना। आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये मैं मानता हूं कि इसका श्रेय, इसका यश सभी विकलांग व्यक्तियों को जाता है और सरकार भी इसके लिए बधाई की पात्र है कि देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम अब कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि अब संसद ठीक से नहीं चल रही है। अगर संसद चल रही होती तो कल या कम से कम आज ये विधेयक पारित राज्यसभा में ना भी होता, कम से कम ये जो अमेंडमेंट्स है ये आ जाते। लेकिन मैं ये जो बधाई दे रहा हूं ये सतर्कता के साथ देना चाहता हूं, विथ कॉशन। और वो सतर्कता ये है, वो चेतावनी ये है कि अभी हमको ये पता नहीं, जैसा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये जो संशोधन जिन पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है, इन संशोधनों का एक्चुअल कंटेंट क्या है। हालांकि मोटे तौर पर सरकार की जो एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो प्रेस रिलीज है उसमें मोटे तौर पर कुछ बातों का जिक्र है, लेकिन असल में उसको जो एक्चुअली जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो जब भी पब्लिक डोमेन में आएंगे और जब हमें उनको देखने का, उनका अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, तभी हम उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जहां तक ये कई जो ग्रुप्स हैं उनकी जो प्रस्तावित रैली है उसका सवाल है, उसके बारे में देखो मेरा ये कहना है कि इसमें कई बातें कहनी है। पहली बात तो ये है कि रैली कोई करता है वो उसका लोकतांत्रिक हक है और कोई रैली का समर्थन करे वो भी लोकतांत्रिक हक है, ना करना भी लोकतांत्रिक हक है। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार लोकतंत्र में होते हैं, होने भी चाहिए जी। 2-3 बातें हैं। एक तो तुम्हें शायद पता हो कि ये जो विधेयक आया है जी, इस विधेयक पर लगभग पिछले 5-6 वर्षों से काम चल रहा है जी। और मेरी जहां तक जानकारी है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून को अगर छोड़ दें तो
सबसे ज्यादा कंसल्टेशन, वाइडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशंस विद द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इसी बिल को लेकर हुए हैं। तीसरी बात यह है कि देखो, कोई भी बिल जो है वो एकदम परफेक्ट तो होगा नहीं, और हमेशा उसमें कोई ना कोई तबके रहेंगे जिनको कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन या असंतुष्टियां उनके साथ जुड़ी होंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंग्रेजी में एक कहावत है दानिश, लेट नॉट द गुड बी द एनिमी ऑफ द परफेक्ट, कि जो गुड है वो परफेक्ट का दुश्मन ना हो। अगर ठीक ठाक बिल एक है, अच्छा बिल है कुल मिलाकर के मोटे तौर पर, तो उसमें आने देना चाहिए। लेकिन एक दो बातें हैं, अब जैसे मैं वापस आता हूं, जो प्रस्तावित संशोधन राज्यसभा में आने वाले हैं, जैसे भेदभाव से जुड़ा हुआ एक संशोधन जिसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपना रिकमेंडेशन दिया था, और हम लोगों ने भी, तुम लोगों ने भी, सभी लोगों ने उस पर आवाज उठाई थी। वो उपधारा 3, धारा 3 की उपधारा 3 में जो था, उसमें जो एक राइडर था उसको हम चाहते थे कि उसको हटा दिया जाए, ताकि उसका अपव्यवहार लोग ना करें, अफसर लोग, अधिकारी लोग ना करें। उसको हटाया कि नहीं? अगर उसको नहीं हटाया तो एक बड़ी चिंता का कारण होगा, क्योंकि फिर उसकी बिना पे हमारे खिलाफ विकलांगता के आधार पर भी काफी भेदभाव होने की संभावनाएं या आशंकाएं रहेंगी। अगर उसको हटाया है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबकी है। एक और दूसरी बात है जो मैंने पहले भी शायद तुमको किसी संदर्भ में, किसी भेंटवार्ता के दौरान कही थी, और वो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अब देखो, ये बिल जो ही इसमें अमेंडमेंट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए, अभी दो एक जगह से श्रेय और यश प्राप्ति की होड़ और दौड़ शुरू हो गई है ना? ये जो फेम हंटिंग है ना, वो शुरू हो गई है। और वो कोई तो एक दिखाना चाहता है ये मैंने किया इसलिए हुआ है, दूसरा दिखाना चाहता है नहीं मैंने किया ये। भाई, हम सबने किया है। किसी एक अकेले व्यक्ति या किसी एक अकेले संगठन या किसी एक अकेले ग्रुप के प्रयत्नों से ये सब नहीं हुआ है। इसमें सरकार को भी श्रेय जाना चाहिए। सरकार ने भी, चाहे वो पहले वाली सरकार हो, चाहे वो अब जो सरकार है वो है, इन सरकारों ने भी इसमें काफी कुछ किया है, करने का प्रयास किया है। और जो विकलांग व्यक्ति हैं और विकलांग व्यक्तियों से जो सॉलिडेरिटी रखने वाले लोग हैं, उन सबका इसमें योगदान है। कोई एक आदमी इसका थोड़ी श्रेय ले जा सकता है। ऐसा वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं। अपने घर में मोतीलाल नाम कोई भी रख सकता है अपना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो जानते हैं, और विशेष करके इस क्षेत्र में जो काम करते हैं वो लोग तो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर तुम है कि इसमें जो अमेंडमेंट्स सुझाए गए बोल के जिनकी खबरें निकली हैं, उस पर तुम कहो तो कुछ बात कर सकते हैं, नहीं तो उस पर शायद टिप्पणी करना जब तक खुद उनको नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि उसमें तो अभी फिर थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी, अभी आपने जैसे कहा, लेकिन मेरा जो सवाल था, जैसे आपने खुद भी कहा कि अभी गुड को एनिमी नहीं बनने देना चाहिए परफेक्ट का, तो जो कल मार्च, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा बढ़िया होता अगर कल हम अवेयरनेस निकाल लेते? आप क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमें बचना चाहिए। मुझे ये लगता है, जो मैं तुमको फ्रैंकली बताता हूँ, देखो मैं तो किसी इस तरह के कोई संगठन से औपचारिक रूप से तो जुड़ा हुआ हूं नहीं। मैं तुमको एक बात बताता हूं, मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने रैली की कॉल दे दी, और उसके बाद अचानक से जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, शायद इसकी अपेक्षा कुछ लोगों को नहीं थी। और आई थिंक सम पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। इन द मीन टाइम कुछ लोग जो दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, उन लोगों ने, कई लोगों ने ट्रेन में अपनी बुकिंग करा ली, बैठ भी गए होंगे, यात्रा शुरू भी कर दी होगी, ठीक है? तो कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि अब हम अगर रैली करना चाहते ही हैं आप, तो रैली उसको डिले करने के लिए नहीं, रैली में ये कह सकते हैं कि भाई आपने क्या संशोधन सुझाए हैं ये जरा हमको बता दीजिए। और या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक, जैसा कि तुमने अभी सुझाया कि एक हम वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक मीटिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोसेशन कर सकते हैं, और उसमें हम सरकार से विनम्रता पूर्वक ये मांग कर सकते हैं कि आपने संशोधन सुझाए, कैबिनेट ने अप्रूव किया, बड़ी अच्छी बात है, क्या क्या संशोधन सुझाए जरा हमको भी बता दीजिए, ताकि
हम भी अपने विचार व्यक्त कर सके, क्योंकि जब तक राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पारित नहीं हो जाता तब तक तो हमारे पास वैसे भी थोड़ा तो समय मतलब है ही ना। तो इसलिए ये, और दूसरे मैं कुछ एक और बात कहना चाहता था, थोड़ा भूल रहा हूँ, इसी रैली के ही संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, एक बात अब मुझे याद आई, मैं ये भी कहना चाह रहा था दानिश कि अब हो ये भी रहा है शायद कि अब चूंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और इन लोगों की किसी की अपेक्षा शायद नहीं थी, मन किसी की तो नहीं कहूंगा कि उसमें कुछ लोग ऐसे, एक तबका ऐसा था उनको अपेक्षा नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो दबाव डाल रहे थे इसकी वजह से ये हुआ। हो सकता है उनके दबाव का भी थोड़ा असर रहा हो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो होना था ही, ऐसे भी होना था, ये होता, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफी वर्षों से काम चल रहा है, तो कभी ना कभी तो होगा। यू जस्ट कांट कीप अ बिल पेंडिंग एड इन्फिनिटम ना। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर पिछले साल भी रैली होती, उसके जल्दी हो जाना चाहिए था, उसके बाद भी अगर ऐसा इतना ही सर्टेनिटी होती किसी चीज की तो। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे प्रोग्राम में ही, उनका ये था कि जैसे आपने कहा कि बहुत वाइडली इस पे कंसल्टेशन हुई है प्राइमरी लेवल पे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मानना नहीं है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे लगता है? नहीं, देखो, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, और सबको अपना अपना विचार रखने का हक है। मैं उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में सक्रिय रूप से शामिल था। मुझे उस कमेटी ने विशेष रूप से आमंत्रित करके नॉर्थ ईस्ट की 2 जगह, जहां तक मुझे याद है 2 जगह तो मुझे भी भेजा था, परहैप्स एज एन एक्सपर्ट। मेरा ये कहना है कि कंसल्टेशन काफी हुआ है इस पर। मैं बताऊं कि कम से कम तो, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 18-20 राज्यों में कंसल्टेशंस हुए हैं, इधर भी कंसल्टेशंस हुए हैं, काफी सारे अलग अलग विभागों से, जो केंद्र सरकार के विभाग हैं उनसे कंसल्टेशन हुए हैं, अलग जितनी स्टेट गवर्नमेंट है सबको चिट्ठियां गई, उनके व्यूज लिए गए हैं। मतलब मेरे ख्याल में जितना कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। अब वैसे तो देखो अंत नहीं है, और मैं एक बात दानिश आपको कह देता हूं कि आप कुछ भी कर लो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, there will always be some people, there will always be a section who is disgruntled. Maybe sometimes I may also be a part of that section who is disgruntled. हो सकता है कभी कभी ऐसे भी हो कि मैं भी उस तबके का हिस्सा हूं जो असंतुष्ट है। कुछ ना कुछ लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि अब हम ऑमनिसाइंट तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं कि एकदम परफेक्ट चीज कोई नहीं बना सकता, एकदम परफेक्ट चीज तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो खामी रहती है। ये कह रहा था कि भारत के संविधान को बनने में भी इतना समय नहीं लगा था भाई। बिल्कुल, ये तो एक कानून। और तुमको मैं बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि एक खुशी का अवसर है, तो मैं तुमको इससे मेल खाती हुई एक 2-3 लाइनें सुनाता हूँ, तुमको बड़े अच्छा लगेगी कि क्या है कि एक गजल है, तुमने सुनी है कि नहीं पता नहीं, और वो गजल है, वो क्या है कि उस गजल की चंद पंक्तियां मैं तुमको सुनाता हूँ जो इस बात से मेल खाती है, ठीक है ना, कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ठीक है जी, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वाह वाह, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, इस पे ध्यान दो, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। भाई जब तक ये बिल आएगा हम तो मर खप जाएंगे फिर। अब कब लाओगे? 5-6 साल तो हो गए इसको करते करते जी, है ये बात। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी सीरियस, फिर उसके बाद हम आपको जानेंगे कि अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कम्युनिटी से, उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन एक सवाल है, जैसे हम कोई भी बिल आता है, जब कोई भी चीज होती है, तो हमारी मांग रहती है हम सभी की, सरकार को हम सब लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, जब हमारे लिए बात हो रही है तो हम लोगों से बात करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जब कम्युनिटी के हमारे लीडरान भी फैसले लेते हैं तो उनको भी कम्युनिटी के अंदर बात करनी चाहिए? जैसा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने लीडरान से भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी ऐसा तो नहीं हो सकता हम गवर्नमेंट को बोलते रहें लेकिन अपनी एनजीओ की बात है तो कुछ ना बोले, तो उनको भी कंसल्टेशन करनी चाहिए, सब कम्युनिटी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, उनका क्या सोच है क्या नहीं है? बिल्कुल लेना चाहिए, और इस विषय में, इस बिल के ऊपर
कई कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने भी कंसल्टेशंस किए थे उस समय, ठीक है ना, और लेना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज मैं जैसे बहुत साफ कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कल की रैली है, ठीक है, हो सकता है वो अच्छे के लिए हो, हमें नहीं पता वो अच्छे के लिए, जो क्या उसका नतीजा निकलेगा वो तो टाइम बताएगा। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि डिले हो, बहुत सारे प्रोमिनेंट भी फिगर भी है और बहुत सारे कॉमन जो स्टूडेंट है वो भी नहीं चाहते। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है इस पे भी एक कम्युनिटी से थोड़ा बहुत स्टूडेंट से बात होनी चाहिए कि आपका क्या मत है, हमें करना चाहिए या इसको कुछ और वे में रैली को प्रेजेंट करना चाहिए ऐसे डिसीजंस में। हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे ये लगता है कि जो संगठन इस रैली को कर रहे होंगे, हो सकता है कि उन संगठनों ने अपने अपने जो उनके जो सदस्य हैं या जो लोग उन संगठनों से जुड़े हैं उनसे हो सकता है ये राय ली हो। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कंसल्ट किया कि नहीं किया, और मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर नहीं किया तो करना चाहिए। और मैं तो ये मान के भी चलता हूँ कि जब तक मुझे कोई इसके विपरीत खबर ना मिले तब तक ये मान के चलता हूं कि जरूर उन लोगों ने सबकी राय लेकर के, सबकी राय शुमारी के साथ ही ऐसा निर्णय किया होगा, क्योंकि लेना बिल्कुल ये तो एक डेमोक्रेटिक वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, एक पार्टिसिपेटरी वे में करना चाहिए और वैसा ही किया होगा। दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम जी, है ना। तो अब आते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी डे पे क्या स्टूडेंट वर्क से या जो यूथ है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए? देखो मेरी जो तुम्हारी तरह जो युवा वर्ग है उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत भारी अपेक्षाएं हैं, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा विस्तार से। जी देखो, यहां इस देश में दो तरह के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित दो तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक है क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट, एक है यूनि डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट वो है कि जो बहुत सारी विकलांगताओं के लोग, अलग अलग विकलांगताओं वाले लोग एक ही मंच पर आकर अपने जो साझा कंसर्न्स हैं, मसले हैं, उनके बारे में आवाज उठाते हैं और उनके समाधान की दिशा में सरकार से पैरवी करते हैं। और यूनि डिसेबिलिटी मूवमेंट वो है कि वो एकल विकलांगता का, एक जैसे ब्लाइंड के अपने ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पीच एंड हियरिंग के अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने स्पेसिफिक इश्यूज को उठाते हैं अपने मंच के जरिए। ना मेरा मानना यह है कि हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित या उनके अधिकारों से संबंधित मूवमेंट उस तर्ज पर नहीं चल रहा है और उतना पुरजोर तरीके से नहीं चल रहा है जितना पुरजोर तरीके से महिलाओं के आंदोलन या दलितों के आंदोलन चल रहे हैं। मेरा यह भी मानना है कि इस देश में अभी तक जो देखते आए हैं, जो आवाजें उठती हैं, मूलतः राष्ट्रीय स्तर पर दो एक संगठन हैं और वो भी बड़े व्यक्ति केंद्रिक संगठन हैं। तुम समझ रहे होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं जी। अब वो व्यक्ति केंद्रिक संगठन है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, मैं युवाओं को कह रहा हूं, मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो आई एम ओपन टू फर्दर एजुकेशन ऑन दिस, लेकिन मुझे ये लगता है कि द डिसेबिलिटी मूवमेंट इन इंडिया at the national level, which is led by a handful or a couple of individuals, is more, their strategies are based more on convenience than on conviction. यानी उनकी जो रणनीति होती है वो सुविधा पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित कम है, सुविधा पर आधारित ज्यादा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं वो हमेशा जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसके नजदीक आने के लिए वो अपने सिद्धांतों को भी ताक पर लगा देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा मूवमेंट, हमारा एक ही कंसर्न होना जरूरी है कि विकलांग व्यक्तियों के जो लार्जर इंटरेस्ट हैं वो कैसे हम प्रमोट करें, और उसमें हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो सिद्धांत हैं, उसको हम उसकी अगर बलि चढ़ाते हैं तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा विकलांग व्यक्तियों से एक निवेदन है
कि वो जो युवा लोग हैं, युवक युवतियां जो हैं तुम्हारी तरह, कि वो आगे आए और चाहे वो यूनि डिसेबिलिटी संगठन बनाए, चाहे वो क्रॉस डिसेबिलिटी संगठन बनाए, वो एक ऐसा संगठन बनाए जिसमें कई चीजें एक तो हो कि जहां समर्पण हो, निष्ठा हो, जहां का नेतृत्व भी मैं तो कहता हूं युवाओं को लेना चाहिए अपने हाथ में, और जो थोड़े से वरिष्ठ लोग हैं उनकी वो सलाह लें, वो थिंक टैंक के रूप में काम करें, और साथ साथ ऐसा हो कि वो जो संगठन हो वो स्वच्छ हो, लोकतांत्रिक हो, पारदर्शी हो, उसमें जो एक अस्वस्थ सत्ता का जो संघर्ष है, जो तुम हमारे यूनि डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देख रहे हो, भले ही कोई उसको मुंह से बोलकर कहे ना कहे, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, तो वो सारी चीजें होती है, तो वो बड़ी तकलीफ होती है। अभी देखो, इवन जो ब्लाइंडनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बात तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने के तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई नहीं कर, लेकिन इन तीनों ब्लाइंडनेस सेक्टर में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपस में कोई मेल नहीं है। इसके कुछ प्रयास हुए, लगता है शायद आधे मन से प्रयास हुए, उन प्रयासों में भी कोई खास मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत संजीदगी से वो सब चीजें हुई, तो ये बड़ी तकलीफ देह बात है। जो क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट चल रहा है वो भी बस एक आध व्यक्ति के हाथ में चल रहा है कि जैसे वो उसकी व्यक्तिगत चीज हो और उसी के रिट माने आई मीन उसी की रिट दैट रिट रन्स देयर, तो उसमें बहुत डेमोक्रेटिक कितना है, इसमें हमको ये करने की जरूरत है कि अधिक डेमोक्रेटिक बने, अधिक ट्रांसपेरेंट बने, अधिक पार्टिसिपेटरी बने, और सेकंड लाइन लीडरशिप हमेशा वो आगे आए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हूं, आप यू शुड अलाउ अदर पीपल टू कम एंड टेक ओवर। युवाओं को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, युवक युवतियों को, समूचे देश के युवक युवतियों, और विशेष करके मैं यहाँ इस अवसर पर जो रेडियो उड़ान जो काम कर रहा है, तुम जो काम कर रहे हो, मैं उसकी सच्चे दिल से बहुत सराहना करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूं तो मेरी आंखें गीली हो जाती कि तुम लोग इतने अपने तरीके से जो प्रयास कर रहे हो ये करने का, ये एक इतना सराहनीय कदम है। कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाता कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम लोगों ने इसको संभव बनाया कैसे, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। ये तो सर आपका प्यार है, और आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेंटर करते हैं, मुझे सिखाते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है आपसे। तो नहीं, तुमने इतना अच्छा तुमने मतलब ये किया, और दिन प्रतिदिन ये इतना अच्छा होता जा रहा है। मैं तुमको, तुम्हारे साथियों को एक वयोज्येष्ठ विकलांग नागरिक के नाते आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग करो, और मेरे से जब भी जो भी सहयोग हो सकता है मैं निश्चित रूप से वो करने को तैयार हूं। जी बहुत शुक्रिया पिंचा सर, बिल्कुल आप हमेशा आते हैं। हम तो यही कहते हैं कि आपके विचारों से कम्युनिटी एजुकेट हो, जब भी आपके पास बहुत यूनिक बातें आप बताते हैं कम्युनिटी को लेके, और आज डिसेबिलिटी डे पे भी आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत कम लोगों को पता होती है। जैसे आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया, वर्ल्ड में क्या होता है उसके बारे में बताया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में बताया। तो पिंचा सर हमारे साथ थे, जो कि हमारा मार्गदर्शन। और हम एक बात और करेंगे, जब भी ये आरपीडी बिल के अमेंडमेंट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, तो मैं तुमको अभी ये वचन देता हूं कि उनका मैं जल्दी से, मेरे हाथ में आने के बाद जल्दी से जल्दी अध्ययन करके तुम्हारे साथ एक और इस परिचर्चा में आऊंगा, ठीक है, और उसके बारे में फिर मैं अपने विचार साझा करूंगा। बिल्कुल, और बहुत लिसनर्स ये इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी और रिलेटिव्स को भी समझाएं, ताकि वो डिसेबिलिटी को बहुत करीब से समझ सके। और पिंचा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की, और बहुत शुक्रिया रेडियो पर सबसे मुखातिब होने के लिए। शुक्रिया।